परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं वे भविष्य को चूकना निश्चित है। जॉन एफ कैनेडी। नमस्कार। आज हम पाकिस्तान के आंतरिक शक्ति संतुलन में एक कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना और वहाँ की वायु सेना के बीच जो पारंपरिक समीकरण रहा है और कैसे हाल की घटनाओं ने शायद उसे थोड़ा हिला दिया है। ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी अहम हो सकता है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। और हमारी आज की ये जो बातचीत है ये यूरेशियन टाइम्स में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। तो आज का मिशन ये समझना है कि पाकिस्तान में सेना का दबदबा असल में कितना गहरा है और क्या वाकई भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष के बाद वायुसेना की स्थिति कुछ मजबूत हुई है। पाकिस्तान के बारे में एक आम कहावत तो है ही, सभी देशों के पास सेना होती है लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास देश है। ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें काफी सच्चाई है? नहीं, इसमें काफी सच्चाई है। देखिए, पिछले लगभग 8 दशकों का अगर आप इतिहास देखें तो सेना का प्रभुत्व बिल्कुल साफ है। करीब 33 साल तो सीधा शासन रहा है और बाकी के जो 45 साल हैं उनमें पीछे से कंट्रोल रहा है। हाँ। 4 सेना प्रमुख तो राष्ट्रपति बन गए और जो देश की सबसे बड़ी सैन्य संस्था है JCSC, उसके भी लगभग सारे अध्यक्ष सेना से ही थे। सही कहा। और देश के इतिहास में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं और दोनों ही सेना से, अयूब खान और अब हाल ही में आसिम मुनीर। पर ये सिर्फ टॉप पोस्ट की बात नहीं है ना जी। विदेश नीति, खासकर जो भारत को लेकर नीति है, वो तो जैसे सेना का ही डोमेन मानी जाती रही है। बिल्कुल सही। और साथ ही देश की जो सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है ISI और जो परमाणु हथियार संभालती है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी SPD, इन पर भी सेना का ही नियंत्रण रहा है। और फिर आता है सेना का वो विशाल आर्थिक साम्राज्य जिसे मिलबस कहते हैं, मतलब मिलिट्री बिजनेस। अच्छा, मिलबस? जी। इसमें ये DHA, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट AWT, इनके जरिए रियल एस्टेट, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, मतलब कई सेक्टर्स में इनकी जबरदस्त पकड़ है। एक अनुमान तो ये कहता है कि ये संपत्ति शायद $50 बिलियन से भी ज्यादा की हो सकती है। $50 बिलियन? ये तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो इसका असर नीति निर्माण पर पड़ना तो लाजमी है। इतना दबदबा, लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, हाल में इस समीकरण को एक चुनौती से मिली है, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF की तरफ से। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। देखिए, पहले के जो युद्ध हुए 48, 65, 79, 99, वो ज्यादातर जमीनी लड़ाई वाले थे। लेकिन जो हाल का 4 दिवसीय संघर्ष हुआ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम दिया गया कुछ जगहों पर, वो काफी हद तक मतलब वायुसेना पर केंद्रित था। और इसी दौरान PAF ने दावा किया, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कि उसने 6 भारतीय विमान मार गिराए, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, ऐसा उनका दावा था। पाकिस्तान में ये 6-0 का स्कोर कार्ड खूब चला। हाँ, ये खबर तो मैंने भी देखी थी। और भले ही सबूत ना हो, इस दावे ने पाकिस्तान में PAF की छवि को एकदम से चमका दिया होगा, खासकर 1971 और 1999 की हार के बाद जो सेना के नेतृत्व में लड़ी गई थीं। PAF को अचानक ज्यादा टेक्निकली रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार जैसा माना जाने लगा। उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम, रडार, AEWC प्लेन्स, सैटेलाइट इमेजरी, इन सब की बातें होने लगी। बिल्कुल। और इसके उलट ये भी बातें उठी कि सेना की जो वायु रक्षा प्रणाली थी वो शायद उतनी कारगर नहीं रही। एक और चीज देखने वाली थी कि संघर्ष के दौरान PAF के जो प्रवक्ता थे वो मीडिया में ज्यादा आगे नजर आ रहे थे। और फिर वो खबर आई जिसने सबको चौंकाया। प्रधानमंत्री शरीफ ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को सर्विस एक्सटेंशन दे दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा तो पहले सिर्फ सेना के जनरलों के साथ ही होता था। लगा जैसे PAF को इनाम मिल रहा है। हाँ, वो तो था। लेकिन पूरी तस्वीर देखें तो एक और बात है। डिफेंस सर्कल्स में ये अटकलें भी हैं कि शायद उसी समय जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के पद पर जो पदोन्नति हुई वो PAF को एक तरह से याद दिलाने के लिए थी कि बॉस कौन है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि मुनीर की पदोन्नति हुई तो सिद्धू का एक्सटेंशन भी बरकरार रहा। तो शायद ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश थी, पावर बैलेंसिंग। अच्छा, तो मतलब ये खींचतान अभी भी अंदर खाने चल रही है। जी, लगता तो यही है। और भविष्य की तरफ देखें तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि PAF को 2026 तक चीन से 40 J-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं वो मिल सकते हैं।
तो ये दिखाता है कि वायु शक्ति पर फोकस अभी भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान में सेना का पारंपरिक दबदबा तो बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाल की घटनाओं ने, खासकर उस वायुसेना केंद्रित संघर्ष ने पाक को एक नई पहचान दी है और शायद कुछ कुछ बढ़त भी। जैसा कि यूरेशियन टाइम्स का विश्लेषण भी इशारा कर रहा है, शक्ति संतुलन में कुछ न कुछ हलचल तो जरूर है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हालांकि सेना का दबदबा अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो तनाव है, जनरल मुनीर की पदोन्नति एक तरफ और पीएफ की बढ़ती क्षमताएं जैसे J-35 का आना दूसरी तरफ, ये देखने लायक होगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर भविष्य के संघर्ष वाकई में वायु शक्ति पर ज्यादा निर्भर होते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर सत्ता के समीकरण को स्थायी रूप से बदल सकता है? और इसका क्षेत्रीय रणनीति पर, खासकर भारत के लिहाज से, क्या असर होगा? इस पर नजर रखनी होगी। यह विश्लेषण यूरेशियन टाइम्स पर आधारित था। यूपीएससी उम्मीदवारों और इस विषय में रुचि रखने वाले सभी के लिए यह डायनामिक समझना जरूरी है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस पर और बात करना चाहें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।